प्यारे बच्चों, आज पुनः कक्षा 12 जीव विज्ञान के अंतर्गत जो पहला चैप्टर जीवों में जन्म चल रहा था, उसमें अभी कुछ पॉइंट शेष रह गए थे जिनका आज कुछ विशेष पॉइंट के अनुसार उनके ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है। जो पॉइंट आज हमें बताना है वह पॉइंट पुष्पन के आधार पर पादपों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग। फ्लावरिंग पादपों में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पादपों में जनन प्रक्रिया पूरी होती है। यदि पादपों में फ्लावरिंग न हो, पुष्पन न हो, तो निश्चित रूप से पादपों में जनन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए प्लांट्स में फ्लावरिंग आवश्यक है। फ्लावरिंग इज नेसेसरी इन द प्लांट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। प्रजनन क्रिया के फलस्वरूप निश्चित रूप से फ्लावरिंग जरूरी है। फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो ऐसे पादपों में प्रजनन संभव नहीं है। तो आइए आज हम ये जाना है कि पुष्पन के आधार पर पादपों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो बच्चों, पुष्पन के आधार पर पादपों को मुख्य रूप से दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक वर्ग है जिसे हम कहते हैं मोनोकार्पिक। क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक। नाम से ही स्पष्ट है कि जो पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं, ऐसे प्लांट्स को, ऐसे पादप को मोनोकार्पिक कहते हैं। ऐसे पादप मोनोकार्पिक कहे जाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह एक डेफिनिशियल वर्ड है, पारिभाषिक शब्द है। शब्द तो थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन समझ जाने के बाद यह शब्द आपको निश्चित रूप से बहुत ही आसान लगेगा और इसकी परिभाषा भी बहुत ही आसान है। तो मोनोकार्पिक किसे कहते हैं? जो पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं। जो पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं, ऐसे पादप मोनोकार्पिक कहलाते हैं। अब आगे समझ में, मैं अभी बताया हूं पुष्प पादपों का जनन अंग है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि पौधे का सबसे आकर्षक अंग क्या है? व्हाट इज द अट्रैक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स? पौधे का सबसे आकर्षक अंग क्या है? तो आप क्या बताएंगे? थोड़ा सा सोचने के लिए आपको मौका मिल जाएगा। आप इसे सोच भी सकते हैं। पौधा किस अंग के द्वारा सबसे सुंदर दिखाई देता है? कौन सा ऐसा अंग है जो निश्चित रूप से पौधे को सुंदरता प्रदान करता है?
तो बिल्कुल आपके सामने ये उत्तर है, वह अंग है पुष्प, जिसे कहते हैं फ्लावर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये जान लो कि पुष्प सबसे आकर्षक अंग है और पुष्प ही पादपों का जनन अंग है। पुष्प के द्वारा फल का निर्माण भी होता है, जिसके बाद जब फल उस पौधे में बन जाता है तो वह पौधा जीर्णावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जीर्णावस्था ग्रहण कर लेते हैं और जीर्णावस्था ग्रहण करने के बाद मृत्यु को भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऐसा कार्य सभी पौधों में नहीं होता है। ऐसा कार्य केवल मोनोकार्पिक पौधे में होता है। जो पौधे मोनोकार्पिक होते हैं उन्हीं में होता है। जैसे आप जानते हो कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वार्षिक होते हैं, जैसे गेहूं, मटर, सरसों, चावल। चावल का मतलब धान, ये सब क्या होते हैं? वार्षिक। इन्हें एक वर्ष के अंदर ही जो है काट दिया जाता है, उनसे अनाज प्राप्त कर लिया जाता है। उसके बाद ऐसे पौधे मर जाते हैं या ऐसे पौधे जीर्णावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे पौधों को कहते हैं मोनोकार्पिक। उसी तरह से द्विवार्षिक पौधे, द्विवार्षिक 2 वर्षों तक ये जीवित रहते हैं, जैसे मूली, गाजर, गोभी। मूली, गाजर, गोभी द्विवार्षिक पौधे भी हैं। तो ऐसे द्विवार्षिक पौधे भी मोनोकार्पिक होते हैं। तो 1 वर्षीय और द्विवर्षीय हो गए। बांस की कुछ प्रजातियां हैं। बांस जानते होंगे, बंबू। बांस की कुछ प्रजातियां हैं जो पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल मीन्स बहुवर्षीय होती है, बहुवर्षीय होती है, पेरिनियल होती है। जैसे कुछ बांस की प्रजातियां हैं, मेलोकेना बैम्बूसाइडिस, बैम्बूसाइडिस, मेलोकेना, मेलोकेना, बैम्बूसाइडिस, एक बार और जानना, ये बांस की प्रजातियां हैं। बांस की प्रजातियां मेलोकेना बैम्बूसाइडिस, मेलोकेना बैम्बूसाइडिस। और एक प्रजाति है बैम्बूसा टल्डा, बैम्बूसा टल्डा। ध्यान देंगे, बैम्बूसा टल्डा, बैम्बूसा टल्डा। तो बैम्बूसा टल्डा भी बांस की प्रजाति है। और यह बैम्बूसा टल्डा और मेलोकेना बैम्बूसाइडिस, जो 2 प्रजातियां आपको बताई जा रही हैं, ये प्रजातियां जो है 50 से 100 वर्षों तक कायिक या वर्धी अवस्था में रहती हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि कायिक प्रजनन क्या होता है, वर्धी प्रजनन क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसे बांस को काटते जाएंगे, उससे जो न्यू सीडलिंग्स है, वह न्यू सीडलिंग्स निकलती जाएगी।
बांस के जो इसे कोपड़ कहते हैं आप, इसे जो है नए पौधे निकलते जाएंगे, फिर उसे काटते जाएंगे, फिर नया पौधा जो है निकलता जाएगा। यह प्रक्रिया जो है 50 से 100 वर्षों तक चलती रहती है। तो बांस की दो प्रजातियां मैंने आपको बताया। एक प्रजाति है मेलोकैना बैम्बूसाइडिस और दूसरी प्रजाति मैंने बताया बैम्बूसा टाल्डा। बैम्बूसा टाल्डा दो प्रजाति है, मेलोकैना बैम्बूसाइडिस तथा बैम्बूसा टाल्डा। ये वर्धी अवस्था में या कायिक या वर्धी अवस्था में रहते हैं और ये प्रजातियां जो है जीवन में केवल एक बार पुष्पन करती हैं। बांस जो है जीवन में केवल एक बार पुष्पन करती है। बांस ये बहुत ही जो है अच्छी चीज है कि जीवन में कौन सा ऐसा पौधा है, किस पौधे की प्रजाति जीवन में केवल एक बार फ्लावरिंग करती है, पुष्पन करती है। तो आप बताएंगे बांस की प्रजातियां। बांस की प्रजातियां जैसे मेलोकैना बैम्बूसाइडिस और बैम्बूसा टाल्डा। केले में भी जो है पुष्पन एक बार होता है, फ्लावरिंग एक बार होता है। केला आप देखते हो वर्ष में केवल एक बार फल लगता है, उसके बाद वह केला जीर्णावस्था में आ जाता है, मर जाता है, फिर उसमें जो है फल नहीं लगता है। इसलिए ऐसे पौधे को हम मोनोकार्पिक कहेंगे। तो केले में भी पुष्पन एक बार होता है। पुष्प आने और फल बनने के बाद बांस के पेड़ क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। बांस के पेड़ मर जाते हैं। मर जाने का मतलब यह है कि सूख जाना। बांस का पेड़ यदि हरा भरा दिखाई दे रहा है और जब उसमें फ्लावरिंग हो जाएगा, पुष्पन क्रिया हो जाएगी, फूल आ जाएंगे, तो बांस का पेड़ अपने जीर्णावस्था को प्राप्त करेगा। तो फूल और फल आने के बाद फल क्या है? फल उसका देख ही रहे हो। तो फूल और फल आने के बाद ऐसे बांस के पेड़ जो है क्या होते हैं? मर जाते हैं। अब आइए हम बताते हैं जो पादपों का दूसरा वर्ग है, उस वर्ग को कहते हैं पॉलीकार्पिक। क्या कहते हैं? पॉलीकार्पिक कहते हैं। पॉलीकार्पिक शब्द से ही आपको अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। पाली माने होता है बहुत से, कार्पिक वर्षों तक, यानी बहुवर्षीय पौधे। बहुवर्षीय पौधे, जो पौधे बहुत से वर्षों तक जीवित रहते हैं, कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, ऐसे पौधों को कहते हैं पॉलीकार्पिक। पेरिनियल प्लांट्स, सभी बहुवर्षीय पौधे पेरिनियल प्लांट्स पूर्ण रूप से कायिक वृद्धि के पश्चात प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में ही पुष्प धारण करते हैं। जो पादप प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में ही पुष्प धारण करते हैं, ऐसे पादपों को पॉलीकार्पिक कहा जाता है। पॉलीकार्पिक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दिया जाए, आम, नीम, सेब, अमरूद, जामुन,
आदि किसी प्रकार के पॉलीकार्पिक दृश्य। पॉलीकार्पिक ट्री ऐसे वृक्षों में देखा है आप, इसमें प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में ही बौर लगते हैं। बौर माने पुष्प लगते हैं, अर्थात फ्लावरिंग होती है। और पुष्प लगने के बाद, फ्लावरिंग होने के बाद, बौर लगने के बाद उसमें अपने एक विशेष समय पर फल आने शुरू हो जाते हैं। और जब फल आने शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे जीर्णावस्था भी आती है। लेकिन आप ये समझ लें, ऐसे पौधों में जीर्णावस्था नहीं आती है, ये पौधे नहीं मरते हैं। भाई फल आ जाता है, फल तो पक जाता है उसका। जब फल पक गया तो समझिए कि वो मर गया। फल अगर पक गया तो मर गया। आम का फल है, पक गया है, आम के पेड़ से वो नीचे चू गया, नीचे गिर गया, तो इसका अर्थ यह है कि वह फल जो है जीवित नहीं है, वह फल मर गया। इसलिए वह फल जीर्णावस्था को प्राप्त कर गया। लेकिन पौधा जो है जीर्णावस्था को प्राप्त नहीं किया, तो यह प्रक्रिया केवल कहां होती है? पॉलीकार्पिक पौधे में होती है। पॉलीकार्पिक वृक्षों में एक बार के पुष्पन से दूसरी बार के पुष्पन के बीच, एक बार के पुष्पन से दूसरी बार के पुष्पन के बीच जो समयावधि, जो पीरियड होती है, उस पीरियड को क्या कहते हैं? रिकवरी फेज कहते हैं। रिकवरी फेज या उसे पुनः प्राप्ति काल कहा जाता है। पुनः प्राप्ति काल कहा जाता है। तो यह वह अंतर या पुष्टि काल है जिसमें पादप पुष्पन हेतु वांछित स्रोतों, वांछित माने उचित स्रोतों व प्रक्रियाओं को अर्जित करता है। जैसे इस पीरियड में, रिकवरी फेज में या पुनः प्राप्ति काल में, वह विभिन्न प्रकार के स्रोतों को वह ग्रहण करता है और निश्चित रूप से अगली बार पुष्पन के लिए या फल देने के लिए वह विशेष रूप से तैयार हो जाता है। इसलिए एक बार के पुष्पन से दूसरी बार के पुष्पन के बीच जो समयावधि होती है उसे पुनः प्राप्ति काल या रिकवरी फेज कहा जाता है। नीलगिरी के पहाड़ों पर पाया जाने वाला एक विशेष वृक्ष होता है। ऐसे वृक्ष को हम कहते हैं क्या? नीलकुरेंजी। क्या कहते हैं? नीलकुरेंजी कहा जाता है ऐसे वृक्ष। निश्चित रूप से यह दक्षिण भारतीय प्रदेशों जैसे केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। नीलकुरेंजी का वानस्पतिक नाम यानी बॉटनिकल नाम क्या है भाई? इसका बॉटनिकल नाम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। एक बार और जान लें कि नीलकुरेंजी का वानस्पतिक नेम स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। ध्यान देंगे हमेशा बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम लिखते समय एक जो वर्ड होगा वह
पहला लेटर कैपिटल में होगा, दूसरा जो वर्ड होगा उसके सभी लेटर्स स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं और तिरछे अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में भी लिखे जाते हैं। तो इस पर निश्चित रूप से आप ध्यान देंगे। तो ये नीलकुरेंजी का बॉटनी नेम हो गया। यह निश्चित रूप से ये विचित्र बात है कि यह जो पौधा है यह 12 वर्षों में एक बार पुष्पन करता है। इसमें 12 वर्षों में केवल एक बार फूल लगते हैं और इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं और बहुत ही सुंदर भी होते हैं और बहुत ही अधिक संख्या में फूल लगते हैं, अधिक संख्या में फूल लगते हैं। और जो उनके सामूहिक पुष्प हैं वह वास्तव में यही कारण है कि जो वह पहाड़ी क्षेत्र है, वह पहाड़ी क्षेत्र या जो पहाड़ है वह पहाड़ बिल्कुल नीले रंग का दिखाई देता है। ऐसे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं ये नीले रंग के दिखाई देते हैं केवल इन्हीं पुष्पों के कारण। नीलकुरेंजी, अभी एक इतिहास भी है कि नीलकुरेंजी जो पौधा है उसका पुष्पन जो है अभी सितंबर अक्टूबर 2006 में हुआ था। सितंबर अक्टूबर 2006 में हुआ था। तो 2006 के बाद जो है 12 साल बीत गए, 12 6 18, यानी नियम से वह 17 और 18 में होना चाहिए। तो इस तरह से पुष्पन इतना व्यापक था, इतना विशाल था, अधिक संख्या में कि पहाड़ों के साथ साथ जो है पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कें भी ऐसे फूलों से ढक गई और इतने फूल गिर गए कि जैसे लगा कि नीले रंग की कालीन सड़कों पर बिछी हुई है। ये बहुत ही विचित्र बात है। तो एक क्वेश्चन आपको और मिला इसमें कि पॉलीकार्पिक पौधे कौन कौन है, तो आप कहेंगे आम, नीम, सेब, अमरूद, जामुन, ये सब पॉलीकार्पिक वृक्ष हैं। और एक प्रश्न और आया, रिकवरी फेज क्या है, पुनः प्राप्ति काल क्या है। एक बार पुष्पन से दूसरी बार के पुष्पन के बीच जो समयावधि होती है उसे रिकवरी फेज कहा जाता है, पुनः प्राप्ति काल कहा जाता है। और एक दूसरी चीज आपको मिला कि ये भी पॉलीकार्पिक ही पौधा है, नीलकुरेंजी। नीलकुरेंजी, कहीं कोई पूछता है कि नीलकुरेंजी क्या है, यह एक प्रकार का वृक्ष है, तो कहां पाया जाता है, नीलगिरी के पहाड़ों पर पाया जाता है। और यह किस प्रदेश में, तो आप कहोगे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रदेश में पाया जाता है। ये यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। और एक प्रश्न उठा होगा कि ऐसे पौधे में, नीलकुरेंजी में पुष्पन कब होता है, तो आप कहोगे कि नीलकुरेंजी पौधे में पुष्पन 12 वर्षों में एक बार होता है, केवल 12 वर्षों में एक बार। बहुत विचित्र चीज है। अब बताओ, पुष्पन के लिए एक पौधा 12 वर्षों तक इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है, और 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पन होता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताया कि सितंबर अक्टूबर 2006 में पुष्पन क्रिया हुई थी और इसके बाद संभवतः पुष्पन 12 वर्ष के बाद 2017-18 में हुई होगी। तो इस तरह से यह आपको बहुत ही रोचक चीज बताया गया। अब इसी के साथ एक और पॉइंट डाला गया है, जंतुओं का उनके प्रजनन काल के आधार पर वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, जंतुओं में भी जो है उनके प्रजनन काल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है और इन्हें 2 वर्गों में, 2 समूहों में डिवाइड किया गया है जंतुओं को। एक को कहते हैं सीजनल ब्रीडर, मौसमी प्रजनक, और दूसरे को कहते हैं सतत प्रजनक, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर।
कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। मौसमी क्या होते हैं? मौसम के अनुसार ऐसे जंतु जो किसी विशेष मौसम में ही प्रजनन करते हैं, भी आपको यहां पर बताया जाएगा। ऐसे जंतु जो किसी विशेष मौसम में ही प्रजनन करते हैं मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। वन प्रजातियों के पक्षी जो जंगली पक्षी होते हैं, ऐसे पक्षी मौसमी प्रजनक होते हैं। प्रवासी पक्षी जो दूसरे देश से आते हैं, प्रवासी पक्षी भी मौसमी प्रजनक है, सीजनल ब्रीडर है। प्रकृति में वन्य स्तनधारी प्राणी, प्रकृति में जो वन्य स्तनधारी प्राणी पाए जाते हैं, वन्य माने जंगली, तो ऐसे स्तनधारी प्राणी, वन्य स्तनधारी प्राणी भी मौसमी प्रजनक हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर कौन है, सतत प्रजनक। कुछ स्तनधारी अपनी जनन प्रावस्था में हर समय प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। इसे क्या कहते हैं? सतत प्रजनक। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? आप तो जानते हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मनुष्य, ह्यूमन। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा स्तनधारी प्राणी है जो हर समय प्रजनन करने में सक्षम होता है। इसीलिए मनुष्य को कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर कहा गया है, सतत प्रजनक कहा गया है। पोल्ट्री में जहां ये मुर्गी फार्म है, जहां पक्षियों को पाला जाता है, आर्टिफिशियल रूप से उन्हें ऐसा बना दिया जाता है कि वे वर्ष भर अंडे देते रहें। अर्थात अंडे देना तो ऐसा उनको बनाया जाता है, लेकिन अंडे देना प्रजनन से संबंधित नहीं है। ये नहीं है कि अब उनको बना दिया गया उस तरह से तो अंडे दे रही है तो उसमें प्रजनन क्रिया हो रही है। वह प्रजनन क्रिया के लिए सक्षम नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि एक विशेष मौसम में ही उसमें प्रजनन क्रिया होती है। तो मनुष्यों के व्यवसाय होते हुए निश्चित रूप से मनुष्य व्यवसाय करता है। अपने व्यवसाय के लिए वह क्या करता है? वह पक्षियों को इस तरह से बनाता है। जरायुष स्तनधारी प्लेसेंटल मैमल्स। जरायुष क्या है भाई? प्राणी भी दो प्रकार के हैं, एक अंडज, एक जरायुष। अंडज जो अंडा देने वाले हैं, जरायुष जो बच्चे देने वाले हैं। जो बच्चे देने वाले हैं उन्हें जरायुष कहते हैं। इनकी जो जनन प्रावस्था है थोड़ी सी जटिल होती है। इनकी जनन प्रावस्था में अंडाशय, ओवेरी, सहायक नलिकाएं, जो एसेसरीज डक्ट्स हैं, वह हार्मोनल स्तर में जो है, जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, साइक्लिक चेंजेस चक्रीय परिवर्तन, स्तनधारियों में कुछ चक्रीय परिवर्तन भी होता है। और ये चक्रीय परिवर्तन दो प्रकार का होता है। मैं आपको बता दूं, यह चक्रीय परिवर्तन दो प्रकार का होता है। इसमें पहला जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को हम कहते हैं मद चक्र। मद चक्र, मद चक्र का मतलब ओस्टस साइकिल, ओस्टस साइकिल, मद चक्र। दूसरा जो चक्र है उसे कहते हैं ऋतुस्राव चक्र।
ऋतुस्राव चक्र, ऋतुस्राव चक्र, या इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आइए हम जाने ओयस्टर साइकिल क्या है, मध्य चक्र। इस प्रकार का जो चक्र है नॉन प्राइमेट स्तनधारियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसकी जो मादाएं होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, किसी मौसम विशेष में ही लैंगिक रूप से रिसेप्टिव होती है, ग्राह्य होती है, यानी लैंगिक स्थिति धारण करती हैं किसी विशेष मौसम में। ऐसे स्तनधारियों को हम कहते हैं गैर प्राइमेट, गैर प्राइमेट कहते हैं। जैसे उदाहरण है आपका कुत्ता। कुत्तों में प्रजनन काल पतझड़ मौसम में, उनका जो प्रजनन काल है वह पतझड़ मौसम है, ऑटम सीजन। ऑटम क्या है? ऑटम यानी फरवरी के पहले का मौसम ऑटम सीजन होता है। तो कुत्तों में जो प्रजनन क्रिया होती है वह मध्यचक्र कहलाता है, और भेड़ में बसंत मौसम होता है, स्प्रिंग सीजन होता है भेड़ में। गाय और भैंस जैसे जंतुओं में कोई प्रजनन काल नहीं होता है। अर्थात कह सकते हैं इनका जो ओयस्टर साइकिल है, जो मध्य चक्र है, वह वर्ष भर चलता रहता है। गाय भैंस जो भी होते हैं इनका वर्ष भर चलता है। इनमें मादा जंतु एक निश्चित समयावधि में लैंगिक रूप धारण करते हैं, और लैंगिक रूप से जब लैंगिक रूप धारण कर लेंगे तो उस पीरियड को, उस चक्र को मध्य चक्र या उसे हीट पीरियड भी कहते हैं, हीट पीरियड। और एक बार हीट पीरियड में आ जाने पर जंतु कुछ समय के लिए या कुछ समय तक वह सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करता है, यानी लैंगिक संसर्ग नहीं करता है। जब एक बार वह जो है हीट पीरियड में आ जाएगा तब उसके बाद वह लैंगिक संसर्ग नहीं करेगा। अब दूसरी चीज है, जो दूसरा परिवर्तन है वह है ऋतुस्राव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें केवल प्राइमेट स्तनधारी आते हैं, और प्राइमेट स्तनधारी जनन प्रावस्था के समय ऋतुस्राव चक्र का प्रदर्शन करते हैं। इसमें जनन तंत्र की कुछ सहायक नलिकाएं होती हैं, जैसे फेलोपियन ट्यूब होता है, गर्भाशय होता है। तो फेलोपियन ट्यूब और गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम, एंड्रोमेट्रियम क्या है? जो उससे कुछ ऐसे रक्त निकलते हैं, ऐसे रक्त को कहते हैं एंड्रोमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम चक्र के अंत में, साइकिल के अंत में, जो मासिक चक्र होता है उसके अंत में विघटित होकर मासिक स्राव के रूप में, मासिक स्राव के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। इसी क्रिया को ऋतुस्राव कहा जाता है। इसी क्रिया को ऋतुस्राव कहा जाता है। इसमें एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं के साथ साथ, एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं के साथ साथ कुछ रक्त होते हैं, म्यूकस होते हैं, और कुछ अनिषेचित फर्टिलाइज्ड एग भी होते हैं, और निषेचित अंड आदि होते हैं। अब आप जानें कि स्राव कब होता है?
यह स्राव विशेष रूप से लूनर मंथ, लूनर मंथ क्या होता है? चंद्रमा, चंद्रमा अर्थात 27 से 28 दिन में एक बार होता है। 27 से 28 दिन में एक बार, इनकी वजह जो होती है 27 से 28 दिन, उसमें एक बार होता है। और यह चक्र जो है कितने दिन तक रहता भी है? यह निश्चित रूप से यह 4 से 5 दिन तक भी रहता है। और इसकी अवधि क्या है? मनुष्यों में यह लगभग 40 से 50 वर्ष की उम्र तक रहता है। और 50 वर्ष के बाद, 45 से 50 वर्ष के बाद यह मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव बंद हो जाता है। जब ऋतुस्राव बंद हो जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? कहा जाए प्राइमेट में ऋतुस्राव बंद होने की अवस्था क्या कहलाती है? यह क्वेश्चन है। इसको कहते हैं मेनोपाज। क्या कहते हैं? मेनोपाज। इस अवस्था को मेनोपाज कहा जाता है। तो बच्चों, आज आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। आज इन सभी बिंदुओं के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को, अपने विचारों को मैं विराम देता हूं। और आप निश्चित रूप से बहुत ही मेहनत से पढ़ेंगे और इस वीडियो को तो ध्यान दे करके आप पढ़ेंगे, लाइक करेंगे और साथ ही साथ जो है इसे शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब जाकर के आपको इस वीडियो के माध्यम से और अधिक इंटरेस्ट आपको